शुरुआत में भविष्य के ऐसे समय को दिखाया जाता है जब विश्व युद्ध के कारण पृथ्वी के नष्ट होने के 100 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। बड़े बड़े शहर अब जहरीली हवा से भरे हुए पूरी तरह सुनसान पड़े हैं। पूरी दुनिया अंधकार में डूबी हुई है और अब पूरी पृथ्वी पर केवल एक आखिरी जगह बची है जहां इंसान रह सकते हैं। बाकी सभी इलाके इतने ज्यादा खतरनाक और विषैले हो चुके हैं कि वहां कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। वहां अब सिर्फ कुछ जानवर रहते हैं जो समय के साथ म्यूटेट हो चुके हैं और अब एक दूसरे को खाकर ही जिंदा रहते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग इस आखिरी शहर को छोड़कर बाहर जाने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि जो भी एक बार बाहर जाता है उसका जिंदा लौट आना लगभग नामुमकिन होता है। अब इस आखिरी शहर पर एक राजा और एक चर्च का शासन है। उनके बनाए नियमों को कोई भी तोड़ नहीं सकता। आज एलिस नाम की एक महिला को चर्च के लोग मारने जा रहे हैं क्योंकि उसके पास इंसानों को हिप्नोटाइज करने की शक्ति है। चर्च को लगता है कि यह शक्ति उनके लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए चर्च गार्ड का लीडर आर्ली एलिस को फांसी पर लटकाकर मारना चाहता है। लेकिन तभी एलिस अपनी हिप्नोटिक शक्ति का इस्तेमाल करती है और एक गार्ड को ऐसा भ्रम दिखाती है कि उसकी जगह वही गार्ड खुद फांसी पर लटक रहा है। खुद को बचाने के लिए वह गार्ड रस्सी काट देता है, लेकिन तब उसे एहसास होता है कि उसने असल में एलिस की रस्सी काट दी है। फिर वह देखता है कि एलिस उसकी तरफ दौड़ रही है और डर के मारे जब वह गोली चलाता है तो पता चलता है कि उसने गलती से अपने ही एक दूसरे गार्ड को मार दिया है। यह सब कुछ एलिस उसके दिमाग से करवा रही होती है। तब लीडर आर्ली उसी गार्ड को मार देता है क्योंकि वह एलिस के भ्रम में पड़कर अपने ही लोगों को मार रहा था। इसके बाद वह बाकी गार्ड्स को आदेश देता है कि किसी भी तरह एलिस को मार दिया जाए, लेकिन एलिस एक एक करके सबको मार देती है। अंत में बचे हुए लीडर आर्ली को उसकी ही रस्सी से फांसी पर लटकाकर वह वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ बॉयसी नाम का एक हंटर अकेले शहर की ओर आ रहा होता है। रास्ते में एक टनल से गुजरते समय वह अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे खतरे का अंदाजा हो जाता है। उसका शक सही साबित होता है। तभी कुछ डाकू उसे घेर लेते हैं और उसके घोड़े से हथियार चुराने लगते हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि बॉयसी की बंदूक पर एक दो मुंहा सांप बैठा हुआ था। अचानक सांप एक डाकू को काट लेता है। इसके बाद बॉयसी हमला करता है और एक एक करके सारे डाकुओं को मार देता है और उल्टा उनके हथियार भी अपने कब्जे में ले लेता है। जाते समय वह अपने सांप दोस्त को भी साथ ले जाता है। इधर चर्च के हाथों से बचकर भागी हुई एलिस एक अंधी महिला के पास शरण लेती है। वह महिला एलिस को बताती है कि चर्च असल में उसकी शक्तियों से डरता है क्योंकि इससे उनका शासन टूट सकता है। जब वे ये बातें कर रहे होते हैं तभी चुपके से रानी अपने सहायक जेम्स के साथ एलिस से मिलने आती है। वह अपने गार्ड्स को बाहर जाने को कहती है और अकेले में एलिस को बताती है कि वह भी चर्च के उस फैसले से खुश नहीं है जिसमें एलिस को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह अपने पति राजा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। असल में वह खुद भी चर्च को नष्ट करना चाहती है, लेकिन अपने पति की वजह से कुछ नहीं कर पा रही है। अब रानी एलिस से कहती है कि वह उसके लिए एक मिशन पर जाए ताकि वे यह जान सकें कि कैसे वे सुरक्षित जोन से बहुत दूर स्कल रिवर नाम की जगह पर एक खतरनाक प्राणी की मौजूदगी का पता चला है जो लगातार उनके गार्ड्स को मार रहा है। इसलिए एलिस को वहां जाकर 6 दिनों के भीतर उस प्राणी को मारना होगा। उसके बाद रानी खुद सत्ता अपने हाथ में ले लेगी और चर्च का शासन समाप्त कर देगी। क्योंकि रानी द्वारा भेजे गए दूसरे गार्ड्स भी उस प्राणी को मारने में नाकाम रहे थे, इसलिए अब वह एलिस से मदद मांगने आई है। बाहरी दुनिया इतनी डरावनी है कि कोई भी उसे आसानी से पार नहीं कर सकता। अब एलिस को उस खतरनाक रास्ते से होकर जाकर उस प्राणी को मारना होगा। वैसे भी एलिस की जिंदगी इस शहर में सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वह रानी के मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अगर वह इसमें सफल हो गई तो चर्च का शासन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वह भी इस शहर में सुरक्षित रह सकेगी। इस मिशन के लिए एलिस रानी से बड़ी रकम लेती है क्योंकि वह अकेले इस खतरनाक दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती। उसे अपने साथ एक कुशल बाउंटी हंटर को हायर करना होगा जो उसे सुरक्षा दे सके। हालांकि रवाना होने से पहले रानी का सहायक जेम्स चुपके से एलिस को चेतावनी देता है कि कौन जाने रानी सच में इतनी शक्ति संभाल भी पाएगी या नहीं। उसके अनुसार एलिस को यह पैसा रखकर जानबूझकर मिशन में असफल हो जाना चाहिए, इससे दोनों का फायदा होगा। एलिस को समझाने के लिए जेम्स अपनी तरफ से एक कीमती घड़ी भी तोहफे में देता है। इधर रानी, जो गुप्त रूप से एलिस से मिलकर आई थी, वापस लौटकर अपने बूढ़े राजा को देखती है जो अब इतना वृद्ध हो चुका है कि मृत्यु के कगार पर है। रानी नर्सों को आदेश देती है कि वे राजा की अच्छे से देखभाल करें। इसके बाद वह चुपके से बॉयसी से मिलने जाती है। असल में रानी का बॉयसी के साथ गुप्त संबंध चल रहा होता है। वह एलिस का इस्तेमाल करके सब कुछ अपने नियंत्रण में लाना चाहती है ताकि भविष्य में चर्च कभी भी उसके रास्ते में बाधा न बन सके। रानी से मिलने के बाद शाम को जब बॉयसी अकेले एक बार में बैठा होता है तभी एलिस उससे मिलने आती है। वह उसे हायर करने आई होती है। वह बॉयसी को अपने मिशन के बारे में बताती है, कैसे उन्हें बाहरी खतरनाक इलाकों से होकर स्कल रिवर तक जाना होगा। स्कल रिवर मौजूदा दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है जहां उन्हें एक बेहद खतरनाक प्राणी का शिकार करना होगा। यह मिशन इतना जोखिम भरा होता है कि एलिस सीधे शहर के सबसे डरावने हंटर बॉयसी के पास आती है। इसके बदले में वह जेम्स द्वारा दी गई कीमती घड़ी भी उसे ऑफर करती है। हालांकि बॉयसी एलिस को चेतावनी देता है कि बाहरी दुनिया उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर वह एलिस को बचा ना पाया तो क्या होगा। इस पर एलिस उसे यह आजादी देती है कि अगर खतरा बहुत ज्यादा हो जाए तो बॉयसी उसे वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर वापस लौट सकता है। वे दोनों इस पर बातचीत ही कर रहे होते हैं कि तभी चर्च के गार्ड्स फिर से एलिस को पकड़ने आ जाते हैं। बॉयसी और एलिस दोनों वहां से भाग निकलते हैं। इसी बीच जब एक गार्ड उन पर गोली चलाने ही वाला होता है तभी बॉयसी अपना 2 मुंहा सांप उसकी तरफ फेंक देता है। सांप
एक एक करके सभी गार्ड्स को डसने लगता है। तभी वहां गार्ड्स का लीडर आर्ली पहुंच जाता है, वही आर्ली जिसे एलिस ने कभी फांसी पर लटकाने की कोशिश की थी, लेकिन वह किसी तरह जिंदा बच गया था। अब वह एलिस से बदला लेने आया होता है। आखिरकार लीडर आर्ली बॉयसी के सांप को भी मार देता है, लेकिन तब तक एलिस और बॉयसी वहां से भाग निकलते हैं। इधर चर्च का नेता पैट्रियार्क आदेश देता है कि एलिस और बॉयसी का पीछा किया जाए, उन्हें पकड़कर कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने कई गार्ड्स को मार दिया है। सिर्फ यही नहीं, एलिस के उनके कब्जे से भागने के बाद शहर के लोग चर्च के खिलाफ चित्र बनाकर और प्रदर्शन करके विरोध शुरू कर देते हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो पूरा शहर विद्रोह कर देगा। इसलिए चर्च इस विद्रोह की आग को शुरुआत में ही बुझा देना चाहता है। चर्च के नेता के आदेश पर गार्ड्स उस बूढ़ी औरत को भी पकड़ लेते हैं जिसके यहां एलिस पहले छिपी थी। मारपीट करके उससे एलिस के बारे में सच्चाई उगलवा ली जाती है। वह बता देती है कि एलिस बॉयसी के साथ स्कल रिवर की ओर गई है। सब कुछ बताने के बाद भी गार्ड्स उसे मार डालने का आदेश दे देते हैं। इसके बाद एक खास टीम बनाई जाती है जिसकी अगुवाई लीडर आर्ली करता है। इस टीम का काम एलिस और बॉयसी का पीछा करके उन्हें ढूंढ निकालना और मार देना होता है, ताकि शहर में फिर कोई विद्रोह करने की हिम्मत न करे। उधर एलिस और बॉयसी अब मुख्य शहर को छोड़कर बाहर निकल चुके होते हैं। वे एक सुरक्षित जगह देखकर तय करते हैं कि आज की रात वहीं बिताएंगे। बॉयसी, जिसका दो मुंहा सांप पिछली लड़ाई में मारा जा चुका है, वैसा ही एक और सांप ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। अगले दिन पूरा दिन सफर करने के बाद वे अपने पहले पड़ाव पर पहुंचते हैं। यह मुख्य शहर के बाहर स्थित एक ट्रेडिंग पोस्ट होता है, जहां दो भाई बहन रोज और उसकी बहन मारा रहते हैं। असल में मारा और बॉयसी एक दूसरे को पसंद करते हैं, यानी बॉयसी का रिश्ता सिर्फ रानी के साथ ही नहीं बल्कि मारा के साथ भी है। खाना खाते हुए एलिस बताती है कि उन्हें अगले 6 दिनों के भीतर स्कल रिवर पहुंचना होगा और उस खतरनाक प्राणी को मारना होगा, लेकिन जिस रफ्तार से वे चल रहे हैं उसमें ज्यादा समय लग जाएगा। तब बॉयसी एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताता है जिससे तय समय में मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि वह रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन समय कम होने की वजह से उनके पास यह जोखिम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। इसके बाद बॉयसी मारा के करीब आता है और सो जाता है। सुबह वे फिर से तैयार होकर स्कल रिवर की ओर रवाना होते हैं। बॉयसी एलिस को चेतावनी देता है कि यहां तक सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन इसके आगे उन्हें कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिलेगा। इसके बजाय म्यूटेंट्स और दूसरी खतरनाक चीजें चारों ओर होंगी। इसी दौरान शहर के गार्ड्स भी एक ट्रेन में अपने लीडर आर्ली के साथ उनका पीछा कर रहे होते हैं, ताकि एलिस और बॉयसी को पकड़कर मार सकें। जब शहर में रानी को यह खबर मिलती है तो वह सीधे चर्च के नेता से भिड़ने के लिए निकल पड़ती है। यहां चर्च का नेता पैट्रियार्क कहता है कि चर्च के लिए यही सबसे अच्छा है। अगर एलिस और बॉयसी जल्दी मर जाते हैं तो इससे जनता के बीच यह संदेश चला जाएगा कि कोई भी चर्च के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन रानी चर्च के नेता को सच्चाई नहीं बता सकती कि एलिस को तो उसी ने मिशन पर भेजा है और बॉयसी के साथ उसका गुप्त संबंध भी चल रहा है। दूसरी ओर चर्च लीडर की भी एक गुप्त योजना होती है। वह सोचता है कि जैसे ही राजा की मृत्यु होगी वह रानी को भी रास्ते से हटा देगा और सिर्फ चर्च ही सर्वोच्च सत्ता में रहेगा। इस तरह वह पृथ्वी के आखिरी शहर पर हमेशा के लिए राज्य करेगा। इधर गार्ड्स की ट्रेन पहले ही ट्रेडिंग पोस्ट पर पहुंच चुकी होती है। वे रोज और मारा को यातनाएं देकर पूछते हैं कि बॉयसी और एलिस कहां गए हैं। शुरुआत में वे कुछ नहीं बताते, लेकिन अपने भाई को दर्द में तड़पते देखकर मारा आखिरकार टूट जाती है और सच बता देती है कि बॉयसी और एलिस समय बचाने के लिए शॉर्टकट रास्ते से स्कल रिवर की ओर गए हैं। सब कुछ बताने के बाद भी गार्ड लीडर आर्ली उनके घर में आग लगवा देता है और उन्हें मार डालने का आदेश दे देता है। उधर एलिस और बॉयसी की यात्रा को 3 दिन हो चुके होते हैं। अब उन्हें अगले 3 दिनों के भीतर उस खतरनाक प्राणी तक पहुंचकर उसे मारना ही होगा। वे अब रिफ्ट नाम के एक उजड़े हुए शहर में पहुंचते हैं। इस शहर को पार करने के लिए उन्हें एक केबल कार का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि शहर के बीचों बीच एक विशाल खाई बन चुकी है जिसे बिना केबल कार के पार करना नामुमकिन है। बॉयसी बताता है कि यहां साइरस नाम का एक ड्राइवर है जो कुछ पैसों के बदले उन्हें केबल कार से पार करा देगा। लेकिन जब वे ड्राइवर को बुलाते हैं तो देखते हैं कि उसे पहले ही किसी ने मार दिया है। इसका मतलब साफ था, शहर के गार्ड्स उनसे पहले ही यहां पहुंच चुके थे। इसके बाद एलिस और बॉयसी को चारों तरफ से गार्ड्स घेर लेते हैं। इस बार आर्ली समेत सभी गार्ड्स ने सनग्लास पहन रखे होते हैं ताकि एलिस पहले की तरह आंखों से उन्हें हिप्नोटाइज न कर सके। गार्ड लीडर आर्ली बॉयसी से कहता है कि एलिस का साथ देकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। फिर वह बॉयसी को मारा को दिखाता है। मारा बॉयसी से कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही आर्ली उसे गोली मारकर हत्या कर देता है। यह देखकर बॉयसी पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में गार्ड्स पर टूट पड़ता है। अब यह मिशन उसके लिए पूरी तरह निजी हो चुका होता है। एलिस भी उसका साथ देने के लिए गार्ड्स पर हमला कर देती है। वे दोनों ही बेहद कुशल फाइटर होते हैं और एक एक करके कई गार्ड्स को मार गिराते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एहसास हो जाता है कि गार्ड्स की संख्या बहुत ज्यादा है। इस तरह जीतना नामुमकिन है, इसलिए वे लड़ते लड़ते वहां से भागने लगते हैं। तभी आर्ली एक विशाल तोप निकालकर उनकी ओर गोले दागता है। किसी तरह वे बच निकलते हैं और केबल कार में चढ़कर खाई पार करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान कुछ गार्ड्स भी केबल कार तक पहुंच जाते हैं और एलिस ऑफ बॉयसी अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ते रहते हैं। केबल कार खाई के ऊपर से आगे बढ़ती रहती है। वे आगे बढ़ते रहते हैं। दोनों मिलकर गार्ड्स को बस से नीचे फेंकने लगते हैं। इसी दौरान कुछ गार्ड्स बस की छत पर चढ़कर गोली चलाने लगते हैं। तब बॉयसी बस के अंदर मौजूद गार्ड्स से लड़ता है, जबकि एलिस ऊपर जाकर गोली चला रहे गार्ड्स से भिड़ जाती है और एक एक करके ऊपर मौजूद सभी गार्ड्स को नीचे गिरा देती है।
बॉयसी नीचे मौजूद गार्ड्स को संभालता रहता है। दूर खड़ा लीडर आर्ली यह देखता रहता है कि कैसे उसके गार्ड्स एक एक करके नीचे गिरकर मारे जा रहे हैं। इसलिए वह आदेश देता है कि बस की केबल काट दी जाए ताकि बस खाई में गिर जाए। जैसे ही एक केबल काटी जाती है, बस आधी लटक जाती है। एलिस किसी तरह खुद को संभाल लेती है और बॉयसी आखिरी गार्ड को नीचे फेंक देता है। तभी दूसरी केबल भी काट दी जाती है, जिससे बस सीधी नीचे गिरने लगती है। किस्मत से बस सीधे नीचे गिरने के बजाय एक गुफा के किनारे अटक जाती है। एलिस और बॉयसी तुरंत गुफा के अंदर चले जाते हैं। इसी दौरान पीछे खड़ा लीडर आर्ली बॉयसी के कंधे पर गोली चला देता है, लेकिन हेडशॉट लगने से पहले ही एलिस उसे खींचकर बचा लेती है। इसके बाद वे एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं जहां एलिस बॉयसी का इलाज करती है। वह उसके शरीर से गोली निकालकर जख्म सिल देती है। अब बॉयसी सुरक्षित होता है, लेकिन मारा की मौत देखकर वह कसम खाता है कि वह चर्च के किसी भी गार्ड को जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर शहर में रानी को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे यह भी मालूम होता है कि यह बच्चा राजा का नहीं बल्कि बॉयसी का है, लेकिन इस सच्चाई के बारे में बाहर किसी को कुछ नहीं पता होता। अब जब उसके पास एक उत्तराधिकारी है तो उसे अपने पति को जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं लगती। रानी चुपचाप अपने पति की हत्या कर देती है। उधर एलिस और बॉयसी आगे बढ़ते हुए एक पुराने और बेहद खतरनाक सैन्य अड्डे पर पहुंचते हैं, जिसका नाम शैडोबैन है। म्यूटेशन की वजह से यह इलाका बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है, लेकिन सफर का समय बचाने के लिए इस शॉर्टकट को अपनाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। वहां वे अपने करीब पीछे से गार्ड्स की ट्रेन की आवाज भी सुनते हैं। पूरा दिन चलने के बाद वे एक परित्यक्त ढांचे में छिप जाते हैं। रात के समय खतरे की आशंका को देखते हुए वे तय करते हैं कि आज की रात यहीं बिताई जाएगी। पूरी रात किसी एक को जाग कर पहरा देना होगा और चारों ओर लगातार आग जलती रहेगी ताकि कोई म्यूटेंट हमला करने आए तो पास ना आ सके। दरअसल आग ही म्यूटेंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वे आग से डरते हैं, लेकिन सोने से पहले ही उन्हें भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इसका मतलब साफ होता है, म्यूटेंट्स आ चुके हैं। योजना के अनुसार बॉयसी चारों ओर आग जला देता है ताकि म्यूटेंट आग के डर से पास ना आ सकें, लेकिन म्यूटेंट आग के बीच से ही हमला करना शुरू कर देते हैं। एलिस और बॉयसी दोनों गोलियां चलाकर म्यूटेंट्स को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अब पूरी तरह इंसान नहीं रह गए होते। उन्हें दर्द महसूस नहीं होता, वे सिर्फ भूखे दरिंदे बन चुके होते हैं। बॉयसी बार बार ऑनाइल टैंकर में धमाका करके उन्हें डराने की कोशिश करता है। एलिस भी लगातार लड़ती रहती है, लेकिन संख्या में ज्यादा होने की वजह से म्यूटेंट्स और भी ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। आखिरकार जब वे एलिस को खा जाने ही वाले होते हैं, तभी एलिस अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है। जैसे ही म्यूटेंट्स उसके करीब आते हैं, वह उन्हें हिप्नोटाइज कर देती है और उनके दिमाग में यह भ्रम पैदा कर देती है कि वे आग में जल रहे हैं। इसके बाद एक एक करके सभी म्यूटेंट्स उस नकली आर्टिफिशियल आग में जलने लगते हैं। फिर एलिस उस आग की तीव्रता और बढ़ा देती है, जिससे अंत में सारे म्यूटेंट मारे जाते हैं। कुछ समय बाद जब सब शांत हो जाता है तो बॉयसी पूछता है, इतनी आग के बाद भी वे दोनों कैसे जिंदा बच गए और सिर्फ म्यूटेंट्स ही क्यों मरे? तब एलिस बताती है कि असलियत में वहां कोई आग थी ही नहीं। असल में वहां कोई आग लगी ही नहीं थी। एलिस ने म्यूटेंट्स को हिप्नोटाइज करके उनके दिमाग में यह भ्रम पैदा कर दिया था कि वे आग में जल रहे हैं, क्योंकि बॉयसी पहले ही बता चुका था कि आग म्यूटेंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी वजह से प्लेसिबो इफेक्ट के कारण बिना किसी असली आग के भी सिर्फ उस भ्रम के जरिए ही म्यूटेंट्स की मौत हो जाती है। आग का कोई अस्तित्व न होते हुए भी केवल इल्यूजन के कारण वे मारे जाते हैं, लेकिन गलती से उसी इल्यूजन के जाल में बॉयसी भी फंस जाता है। पूरी यात्रा के दौरान बॉयसी ही हमेशा एलिस को बचाता आया था, लेकिन इस बार एलिस की वही खास ताकत उनके बहुत काम आती है। अब वे स्कल रिवर के बेहद करीब पहुंच चुके होते हैं। बस एक दिन की पैदल यात्रा और वे अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। उधर शहर में राजा की मौत के बाद घोषणा कर दी जाती है कि रानी के गर्भ में जो बच्चा है वही इस शहर का नया राजा होगा। लेकिन यह बात सभी को पसंद नहीं आती। इससे नाखुश चर्च के नेता अपने बचे हुए गार्ड्स को आदेश भेजते हैं कि किसी भी तरह एलिस और बॉयसी को मार दिया जाए। इसके बाद वे रानी को भी हटाकर पूरे शहर पर अपना नियंत्रण कायम करना चाहते हैं। लेकिन रानी समझ जाती है कि चर्च के लोग क्या साजिश रच रहे हैं, इसलिए वह अपने सहायक जेम्स को अपने जाल में फंसा लेती है। वह उससे वादा करती है कि अगर वह उसके लिए चर्च के लोगों को रास्ते से हटा देगा तो वह उससे शादी करेगी और दोनों मिलकर साथ में राज करेंगे। इधर एलिस और बॉयसी, जो अब भी ट्रेन में सवार गार्ड से बचकर भाग रहे होते हैं, समझ जाते हैं कि इस रफ्तार से वे ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे, कभी न कभी पकड़े ही जाएंगे। इसलिए वे एक आखिरी योजना बनाते हैं। एलिस अकेली ट्रेन के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही ट्रेन के गार्ड्स उसे देखते हैं, चलती हुई ट्रेन एलिस का पीछा करने लगती है। लेकिन गार्ड्स यह नहीं समझ पाते कि यह सब एलिस और बॉयसी की सोची समझी योजना का हिस्सा है। वे ट्रेन समेत उन्हें एक जाल में फंसाने वाले होते हैं। एलिस ट्रेन को एक टूटे हुए पुल की ओर ले जाती है और आखिरी पल में खुद नीचे कूद जाती है, जहां पहले से तैयार बॉयसी उसे पकड़ लेता है। ट्रेन समय पर रुक नहीं पाती और सीधे नीचे गिरकर जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। इस हादसे में आर्ली समेत उनका पीछा कर रहे सभी गार्ड्स मारे जाते हैं। यह खबर चर्च के नेता तक पहुंच जाती है। वह फैसला करता है कि अब रानी को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उसके बाद सब कुछ उसी का हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से जेम्स और उसका दल आकर चर्च के नेताओं पर हमला कर देता है। रानी पहले ही जेम्स को अपने पक्ष में कर चुकी होती है। जेम्स एक एक करके सभी चर्च सदस्यों को मार देता है। अब पूरे शहर की एकमात्र शासक रानी बन जाती है। इनाम के तौर पर वह जेम्स के साथ रात बिताती है। दूसरी ओर बॉयसी और एलिस आखिरकार इतनी लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद स्कल रिवर पहुंच जाते हैं। यही वह जगह है जहां कभी समुद्र हुआ करता था, लेकिन अब पानी सूख चुका है और सब कुछ बदल गया है। यहां कभी बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, इसलिए चारों तरफ इंसानी खोपड़ियों और कंकालों के ढेर पड़े हुए हैं। इसी भयानक इतिहास की वजह से इस जगह का नाम स्कल रिवर पड़ा। बॉयसी और एलिस को यहीं आकर उस प्राणी को ढूंढ निकालना होगा, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है
और रानी ने भी आज रात तक का ही समय दिया है। रात में एलिस अपने हाथों में सिल्वर ब्लेड्स पहनकर तैयार होकर बाहर निकलती है। बॉयसी उसे समझाने आता है कि पता नहीं कब वह प्राणी उन पर हमला कर दे, लेकिन जैसे ही पूर्णिमा का चांद निकलता है, बॉयसी धीरे धीरे एक क्रिएचर में बदलने लगता है। और यहीं पर होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में बॉयसी ही वह वुल्फ है जो हर पूर्णिमा की रात इंसानों को मारता है। हालांकि इस बारे में बॉयसी खुद कुछ भी नहीं जानता, लेकिन एलिस यह सब शुरू से जानती थी। इसी वजह से वह उसे अपने साथ यहां लेकर आई थी, क्योंकि वह उसे पूरी तरह बदले बिना मार नहीं सकती थी। जैसे ही बॉयसी वुल्फ में बदलता है, एलिस उस पर सिल्वर ब्लेड से हमला कर देती है। हालांकि बॉयसी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन एलिस पहले से पूरी तरह तैयार थी। वह इल्यूजन दिखाकर नीचे से ब्लेड से उस पर हमला करती है। एलिस पहले ही बॉयसी पर म्यूटेंट्स के साथ टेस्ट कर चुकी थी कि वह किस तरह उसे इल्यूजन दिखाकर हिप्नोटाइज कर सकती है। अब एलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बॉयसी को पूरी तरह नियंत्रण में ले आती है। कुछ देर बाद जब बॉयसी वापस इंसानी रूप में आता है, तो वह बुरी तरह घायल होता है। एलिस उसे पानी पिलाती है और बताती है कि जब उसने पहली बार उसकी गोली निकालकर झकमसिला था, तब चुपचाप उसके शरीर में एक सिल्वर प्लेट लगा दी थी। वह प्लेट धीरे धीरे उसके शरीर को झरीला बनाती रही। इसी वजह से यहां तक पहुंचते पहुंचते वह कमजोर हो गया, ताकि एलिस उसे हरा सके। एलिस कहती है कि उसने सब कुछ शुरू से ही प्लान कर रखा था। हालांकि वह बॉयसी से माफी मांगती है, क्योंकि बॉयसी ने अब तक उसे कई बार बचाया था और अब एलिस उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। चांद निकलते ही वह फिर से वेयरवुल्फ में बदल जाता, इसलिए उसे मारना ही होगा। कुछ देर बाद आखिरकार चांद फिर से ऊपर आ जाता है। एलिस रानी से किया गया वादा पूरा करती है। वह वेयरवुल्फ बॉयसी को मार देती है और उसके शरीर से वह हिस्सा निकाल लेती है जो रानी को ताकत देगा। फिर वह बॉयसी को दफना देती है और शहर लौट आती है। शहर में उसके नाम पर लोग विद्रोह शुरू कर चुके होते हैं। वहां एलिस वह वेयरवुल्फ का हिस्सा रानी को सौंप कर कहती है कि उसका काम पूरा हो गया है। लेकिन जब रानी को पता चलता है कि वह क्रिएचर असल में बॉयसी ही था, जिसे वह प्यार करती थी और जो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का असली पिता था, तो वह पूरी तरह टूट जाती है। जेम्स, जो अब तक यह सोचता रहा था कि रानी उससे प्यार करती है, सच्चाई जानकर गुस्से में कहता है कि उसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन कुछ करने से पहले ही बॉयसी की मौत के कारण शोक में डूबी रानी गुस्से में आकर खुद ही उसे मार देती है। इधर शहर के लोगों का विद्रोह अपने चरम पर पहुंच जाता है। चर्च के नष्ट होने के साथ ही प्राचीन शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब लोग रानी के गार्ड्स को भी हरा देते हैं और सभी आजाद हो जाते हैं। आखिरकार रानी खुद भी अपना अंत कर लेती है। शहर में फिर से लोकतंत्र लौट आता है। इस बीच पता चलता है कि बॉयसी पूरी तरह मरा नहीं था। सूरज की रोशनी में वेयरवुल्फ की चमड़ी जल जाती है। दरअसल एलिस ने सिर्फ बॉयसी के वेयरवुल्फ रूप को ही नष्ट किया था। रानी ने एलिस को बताया था कि वेयरवुल्फ के शरीर पर एक खास चमड़ी होती है, जिसे अगर वह रानी के पास ले आए तो रानी को शक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब रानी को पता चलता है कि वह वेयरवुल्फ खुद बॉयसी था, तो वह उस चमड़ी को पहनती नहीं है। बॉयसी वापस शहर लौट आता है, जहां एलिस अपने ऑफिस में बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही होती है। बॉयसी एलिस से उसके ऑफिस में मिलता है। अब वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आगे से हमेशा साथ रहने का फैसला करते हैं। उस चमड़ी को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।